हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 55, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए। और हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। और लेक्चर 1 टू लेक्चर 54 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, एंड अगर आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 55। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आपको बताना है अगर हम बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो किसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग क्या होता है। देखो, अब जो बैंक्स हैं या एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, वो लोग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं और वो इंटर बैंक मार्केट से भी इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम उनके उन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से रिकवर करने के लिए जो उनकी हेल्प करता है दैट इज़ नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, और वो हमेशा सेंट्रल बैंक ही होता है जनरली। तो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई हमारा इस चीज़ का आंसर होगा। ओके, ध्यान रखना लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कौन है बैंकिंग स्ट्रक्चर में इंडिया में अगर बात करें तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एंड येस, अब आप लोग मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप मेरे कोर्सेज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, और इसका करने का आपका बेनिफिट क्या होगा? देखो, आप लोगों को पता है टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके जो पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैंने अन अकेडमी पे 3 फुल फ्लैश्ड कोर्सेज जो हैं डिस्कस किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और ये तीनों कोर्सेज आप देख सकते हो मेरे कोर्सेज विदाउट एनी कॉस्ट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो तीनों के तीनों मेरे कोर्सेज टीचिंग एप्टीट्यूड के। और इनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप यहाँ मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। अन अकेडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। देखो इससे, और हम यूट्यूब पे तो डिस्कस करते रहेंगे डेली बेसिस पे एमसीक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और अन अकेडमी पे एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि ये भी आपका एक एक्स्ट्रा आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन। ठीक है, और कॉमर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना वो भी हम उस पर डिस्कस करते जाएंगे। तो आप लोगों को ये हो जाएगा कि साथ साथ टॉपिक्स भी होते जाएंगे, साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फिर जैसे ही मैं नए लेसन्स में डेली बेसिस पे डालती हूँ अन अकेडमी पे, तो उसकी आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखनी है, बिकॉज पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, और यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी आते ही आते हैं, है ना। और यूजीसी नेट पेपर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जितनी यूनिट्स है उस पर भी मैंने डिस्कशन किया है, तो आप इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि ये एक मेरा कोर्स है, वहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 कोर्सेज है और तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, प्रोफाइल का भी लिंक मैंने डाल दिया है। तो आपकी टॉपिक्स वाइज डिस्कशन और एक्स्ट्रा जो आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वो आप मेरे अन अकेडमी पे फॉलो करके कर सकते हो। और डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज़ की डिटेल डिस्कशन तो होगी इससे होगा क्या, आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अनएम्प्लॉयमेंट मे रिजल्ट व्हेन सम वर्कर्स आर टेम्परली आउट ऑफ वर्क वाइल चेंजिंग जॉब। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, है ना।
तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? जब वर्कर्स क्या हो जाते हैं, जॉब चेंज करते हैं, तो टेम्परली वो क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ वर्क हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट बताती हूँ क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स डिस्कस करती हूँ, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, हम क्योंकि डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर जो है क्या आएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी पर्सन जिसके पास एबिलिटी भी है काम करने की, ठीक है, और उसके पास विलिंगनेस, मतलब वो चाहता भी है वर्क करना, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, बट उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है काम नहीं मिल रहा, एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क उसको नहीं मिल रहा, तो इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, आपके पास एबिलिटी भी और आप काम करने के इच्छुक भी हो, आप विलिंग भी हो, बट यू आर नॉट गेटिंग वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, आपको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल रहा, दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे क्रॉप सीज़न होता है ना, क्रॉप सीज़न कुछ मंथ्स के लिए होता है, फिर बाकी के मंथ्स वो लोग क्या रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, लेबर का काम कम होता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी अपडेशन आता रहेगा, अपग्रेडेशन, तो जो लोग जिनको पहले वाली चीज़ों की नॉलेज है उनकी क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाती है, तो इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है दैट इज़ नोन एज टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक आपका होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो, आपकी इकोनॉमी है, उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे कि ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है, अब कोई पर्सन है, उसका स्किल लेवल अलग है, ठीक है, उसके स्किल्स अलग है, लेकिन जो जॉब की रिक्वायरमेंट है ना, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो अलग है, यानी कि जिस जॉब को जो स्किल्स चाहिए वो अलग है, और जो पर्सन है जो अपनी जॉब को ढूंढ रहा है उसका स्किल लेवल अलग है, तो दोनों में जो डिफरेंस आ गया, दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, देखो इसमें क्या होता है, जैसे बाय चांस अब आप जॉब चेंज करना चाहते हो अपनी, ठीक है, अब यानी कि जहाँ आप करंट काम कर रहे हो आप वहाँ नहीं, अब आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हो। अब आप ये देखो, मान लो आज आप अपनी जॉब से मतलब आपने रेजिग्नेशन ले लिया या आप वहाँ से चले गए, तो ऐसा तो नहीं है ना आपको कल ही आपको न्यू जॉब मिल जाएगा, है ना। तो जो टाइम आपका वेस्ट होता है, जिस टाइम मतलब आप अपनी नई जॉब को ढूंढ रहे हो, या कई बार आपको पता लॉकआउट्स भी हो जाते हैं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ती है अपनी, है ना, तो उस पीरियड के लिए, जिस टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड रह गए, अब नई जॉब को ढूंढने में, जॉब चेंज करने के चक्कर में, चेंजिंग जॉब्स, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब चेंज करते टाइम जो बीच का टाइम रह गया, दैट इज़ योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि किस वजह से हो सकती है, जब सम वर्कर्स टेम्परली आउट ऑफ वर्क वाइल चेंजिंग जॉब, वही बात आ गई ना, जॉब चेंज करने के लिए वो टेम्परली आउट ऑफ वर्क हो गए, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, फ्रिक्शनल। और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, कुछ टाइप्स रह गए वो भी आपको बता देती हूँ। अब एक है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का आप समझो, मान लो एक फार्म है, ठीक है, वहाँ पे जो है 10 वर्कर्स जो हैं अच्छे से काम कर रहे थे, ठीक है, 10 वर्कर्स जो हैं जितना प्रोडक्शन कर रहे थे दैट इज़ सफिशेंट। अब ना 12 वर्कर्स हो गए, 2 ऐड हो गए, लेकिन प्रोडक्शन वही सेम है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी वही सेम है, यानी कि जो 2 वर्कर्स ऐड हुए उनकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो आई। कोई भी हमारा प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी समझते हो ना, एक्स्ट्रा यूनिट जब हम लगा देते हैं लेबर की या किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो कितना उसमें चेंज आता है टोटल प्रोडक्शन में, कितना वो बढ़ा। लेकिन जैसे 10 वर्कर्स थे तब भी उतना प्रोडक्शन हो रहा था, अब 12 हो गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए तब भी उतना है, तो एमपी हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके।
और उसके बाद और कौन कौन सी हो सकती है, जैसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है ना बिजनेस साइकिल्स होती हैं, लाइक बूम, रिसेशन, मंदा आता है, तेजी आती है, तो उसके रिगार्डिंग वो वाली हमारी क्या हो जाती है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो ट्रेड साइकिल्स की वजह से होती है। और फिर एक हमारी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, जो लॉन्ग टाइम से, क्रॉनिक का मतलब समझते हो ना, टाइम से रिलेटेड, जो लॉन्ग टाइम से आप अनएम्प्लॉयड हो, दैट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब आपके साथ मैंने सारे टाइप की डिस्कशन कर ली है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसमें से आपको किसी भी टाइप में कोई भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड। अब आपको पता है अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए। तो आपको यहाँ दो टर्म यूज हुई है, सीआरआर और बैंक रेट। सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, बैंक रेट मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं बता देती हूँ आपको। बैंक रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई, जो दूसरे कमर्शियल बैंक हैं, उनको क्या देता है, लोन देता है। आरबीआई जिस रेट पे दूसरे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट, ठीक है। और बैंक रेट जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखो, अब बैंक रेट को अगर बाय चांस इंक्रीज कर दिया, किसने, आरबीआई ने। अगर बैंक रेट को आरबीआई ने इंक्रीज किया, इसका मतलब जो दूसरे बैंक्स हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिला, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना मतलब लोन मिला, तो अब वो आगे जब पब्लिक को देंगे तो वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे ना, ये तो ऑब्वियस है। इस चीज़ को ध्यान से समझो, अगर बैंक रेट हाई होगा ना तो ये अफेक्ट करेगा पब्लिक को, जो लैंडिंग रेट्स हैं वो भी हाई हो जाएंगी। अब हाई हो जाएंगी तो ये चीज़ समझो, अगर ये चीज़ हाई हो गई, बैंक रेट बढ़ा दी गई है, तो लैंडिंग रेट जो जनरल पब्लिक को है वो भी हाई हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आरबीआई ने कंट्रोल करना हो क्रेडिट को तो वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बैंक रेट पे। ध्यान रखना, जब भी आरबीआई को कंट्रोल करना हो क्रेडिट को तो वो इंक्रीज कर देता है बैंक रेट को। अब बात करते हैं हम सीआरआर की। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि अपने टोटल डिपॉजिट्स का हर बैंक को, जो इसके लिए डिफाइन है, हर बैंक को कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। सीआरआर क्या होता है कि बैंक्स को जो है अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब आप ये देखो, अगर आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया, इसका मतलब बैंक्स को टोटल डिपॉजिट्स का ज़्यादा पोर्शन आप उनके पास रखना पड़ेगा आरबीआई का, और अगर ज़्यादा पोर्शन उनके पास रखना पड़ेगा इसका मतलब वो पब्लिक को कम दे पाएंगे, और इसका मतलब हमारा जो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कंट्रोल। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन, कि अगर आरबीआई ने कंट्रोल करना है क्रेडिट को तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सीआरआर और डिक्रीज करेगा बैंक रेट। नो, मैंने बताया था दोनों चीज़ें इंक्रीज होगी, बैंक रेट भी इंक्रीज होगा, सीआरआर भी इंक्रीज होगा। तो ये आपका थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो तो थोड़े बहुत अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाते हो, इसीलिए हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड वाला। ओके, एंड यस, आप लोगों ने मुझे अब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि करंट में सीआरआर और बैंक रेट कितना चल रहा है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब की बात करें तो कितना अब चल रहा है करेंटली बैंक रेट एंड सीआरआर। और यस, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपने करंट की ये चीज़ें ज़रूर पढ़ के जानी है कि अब कितना बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर वगैरह चल रहा है। तो अब का आप मुझे बताओगे, ठीक है। इस चीज़ों के रिगार्डिंग आपको अपडेट रहना होता है, क्योंकि बैंकिंग में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। आपको बताना है इनमें से आरबीआई का कौन सा फंक्शन है, अब आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के मेन फंक्शंस हैं क्या।
मैंने आपको बताया था आरबीआई क्या होता है, इशूअर ऑफ करेंसी। जो करेंसी हमारे पास आती है उसको इशू कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई को हम और क्या बोलते हैं, बैंकर ऑफ द बैंक्स, क्योंकि जो बैंक का काम करता है दूसरे बैंक्स के लिए, दैट इज आरबीआई। आरबीआई मेन बॉडी है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो मेन बॉडी है दैट इज आरबीआई, है ना। क्योंकि आरबीआई तो बैंक्स को लोन वगैरह देता है उनको नीड के टाइम पे, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ये मैंने अभी आपके साथ लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि आरबीआई लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है। जब बैंक्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हैं तब आरबीआई ही उनकी हेल्प करता है, ठीक है। और आरबीआई को हम बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट को भी लोन देता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करता है आरबीआई, है ना। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, आपको पता ही है ना, डाटा रखना पड़ता है, तो उसको कलेक्ट और कंपाइल भी कौन करता है, आरबीआई। ओके, तो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके बैंकिंग सब्जेक्ट का, ठीक है। तभी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन है। फर्स्ट दिया हुआ है कि बैंक इशूज द लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर सर्टिफाइंग देयर क्रेडिबिलिटी। यानी कि अब देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट तो ये आरबीआई तो नहीं इशू करता ना अपने कस्टमर्स के लिए, तो जनरली जो बैंक्स होते हैं, नॉर्मल बैंक, कमर्शियल बैंक्स जो आपको पता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह, बैंक्स जो होते हैं जितने भी। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है आपको पता है ना। अब कई बार जैसे अब इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें, तो अब आपने कुछ इंपोर्ट किया, तो अब बाहर वाले एक्सपोर्टर को कुछ वो भी तो चाहिए ना इस चीज़ का एश्योरेंस कि आप पेमेंट करोगे या नहीं। तो उसका जो इम्पोर्टर का जो बैंक होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट देता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे कि यस आप इस पर विश्वास कर सकते हो और ये पेमेंट देगा, है ना, इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये हमारा आरबीआई का काम नहीं है, लेकिन आपको लेटर ऑफ क्रेडिट पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये ऑप्शन कैंसिल। फिर है कलेक्टिंग एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स। यस, ये होता है, मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको कंपाइल करना बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। तो ये आरबीआई का फंक्शन होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला। फिर भी हम बाकी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। बैंक अंडरराइट द सिक्योरिटीज इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये आरबीआई तो नहीं करता ना, अंडरराइट करता है सिक्योरिटीज को, समझ रहे हो। जब शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो आजकल बैंक्स अंडर राइटिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और जो फंक्शंस ऑफ बैंक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ये तो जनरली बैंक का ही काम होता है कि लोगों से डिपॉजिट्स लेना, वो तो बैंक्स का काम है, आरबीआई का नहीं है। आरबीआई का मेन काम ये नहीं है। आरबीआई तो बैंकर ऑफ द बैंक्स है और गवर्नमेंट है, नॉट जनरल पब्लिक। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ सेम टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस। आपको बताना है कि देखो, अब जो आपको पता है डिफरेंट टाइप के जो मतलब इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो सेम टाइप के, एक इंडस्ट्री में जो सिमिलर बिजनेस कर रही होती है फर्म, यानी कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस सेम होता है, तो उनके आप फाइनेंशियल डाटा को क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, सेम टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है टाइम सीरीज एनालिसिस, फिर है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, फिर है स्पेशल डाटा एनालिसिस, एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, जो सिमिलर टाइप के बिजनेसेस हैं उनका फाइनेंशियल डाटा जब आप कंपैरिजन करते हो फॉर अ सेम टाइम पीरियड, यानी कि सेम टाइम पीरियड, यानी कि जब आप सेम टाइम पीरियड के लिए करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए किसी बिजनेस का, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप डाटा कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम पिछले सालों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं इस साल का, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम सीरीज में हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में फॉर्म का जो है फाइनेंशियल डाटा को कंपैरिजन करते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रॉस सेक्शनल में टाइम पीरियड सेम होता है हमारा, और जो सिमिलर बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका फाइनेंशियल डाटा कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों का आपको डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखो आपको बताना है द फॉलोइंग इज और आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो। क्या होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके डिसीजंस होते हैं जिसका बेनिफिट आपको बहुत सालों के लिए मिलने वाला है, और ये आपकी ह्यूज अमाउंट को इन्वॉल्व करते हैं, और ये इरिवर्सिबल होते हैं बिकॉज लॉन्ग अमाउंट इन्वॉल्व है। एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया इसके रिगार्डिंग तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको बताना है कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है डाइवर्सिफिकेशन, फिर दिया हुआ है रिप्लेसमेंट, सी दिया हुआ है एक्सपेंशन, डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों के तीनों ही हमारे आते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। तीनों का मतलब क्या है, देखो अगर सबसे पहले मैं बात करूं एक्सपेंशन की, आपने क्या किया, आपकी एक्सपेंड कर रहे हो बिजनेस को। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है। जैसे मान लो आपकी ऑयल रिफाइनरी है, उसकी आपने ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी फ्रॉम 1000 to 2000 टन्स कर दी, तो आपने ये क्या किया, एक्सपेंशन किया। अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट की, रिप्लेसमेंट में क्या करते हो, आप एक फिक्स्ड असेट को रिप्लेस कर देते हो। क्यों, क्योंकि उसकी जो है इकोनॉमिक लाइफ एक्सपायर हो गई, अब उसकी जगह आप रिप्लेस कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ डाइवर्सिफिकेशन की, डाइवर्सिफिकेशन में मान लो आपने एक न्यू प्रोडक्ट लाइन ही स्टार्ट कर दी, अपने जो प्रोडक्ट लाइन है आपकी एक नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर दी, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो ये भी हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो तीनों के आई होप आपको मैंने क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड। यानी कि अब आपको पता है यूनिट ऑफ मनी एक ईयर में कितना टाइम जो है क्या कर रही है, हैंड चेंज कर रही है, यानी कि कितना टाइम वो क्या हो रही है, मूव हो रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी, फिर है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, डी है वेलोसिटी ऑफ मनी एंड सी है वेलोसिटी ऑफ मनी एंड डी इज वैल्यू ऑफ मनी। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है और इस बिल्कुल ईजी है अगर आप ध्यान से करते हो, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपको बताना है, और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ये जो फॉर्मूलाज होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या दिखाता है, ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बताता है कि आप कितना फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट यूज़ कर रहे हो टू मैग्नीफाई योर सेल्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बहुत बार बताया है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, और इसका अदर नेम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, और एक चीज़ कि अगर मान लो हमारा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज, देखो मतलब कि ऑप्टिमम लेवल तक होना तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उतने आपकी सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स नहीं है, तो ये आपके लिए कौन सा रिस्क जनरेट करता है, बिजनेस रिस्क। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से कौन सा रिस्क जनरेट हो जाता है, हमारा बिजनेस रिस्क जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला। इसका और होता है DOL, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अगर निकालना हो तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमने क्या निकालना हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ध्यान रखना, ओके। फिर हमारा आता है फिनेंशियल लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग लिवरेज। अब बात आती है फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, कि आप डेट कितना यूज़ कर रहे हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, डेट कितना यूज़ कर रहे हो। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ करना डेट सही होता है, लेकिन अगर आपकी रिटर्न्स ही इतनी नहीं है और आप डेट यूज़ किए जा रहे हो, तो आप क्या उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर पाओगे, तो इससे जो रिस्क अराइज होता है दैट इज़ फिनेंशियल रिस्क। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका EBIT डिवाइडेड बाय EBT। क्या फॉर्मूला होता है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब EBIT तो आपको पता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब आपने EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर दिया तो वो क्या बन जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो वो आपके कौन से फॉर्मूले में दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला। देखो कन्फ्यूज़न कर सकते हैं आपको, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ना है।
EBIT डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो वो EBT बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ए आंसर ओ हो जाएगा। बाकी आपको इसका डिग्री का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है हमारा कंबाइंड लिवरेज। क्या होता है, कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय, प्लस या माइनस नहीं, ओनली मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखो अगर हम DOL डिग्री की भी बात करें, दोनों की डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है मैंने आपको किसके अकॉर्डिंग बताया था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज किसके अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब दोनों ये कैंसिल हो गए तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज किसके इक्वल आ गया, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।